हेलो फ्रेंड्स, मैं अवनीश सिंह। हम अपने चैनल यूट्यूब चैनल एएस एडू हब पे पॉलिटी पढ़ रहे हैं। पॉलिटी में आज जो हमारा चैप्टर है वो है नेशनल वुमेन कमीशन। एग्जैक्टली क्या है कि इसमें हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि हम कमीशन सारे पढ़ रहे हैं इतने दिनों से, और मुझे लगता है कि इसमें बहुत कुछ वैसा नहीं है, कुछ चीजें वैसी ही चल रही हैं मतलब जो बाकी कमीशन में है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इंडिया प्रीमियर स्टैट्यूटरी बॉडी। अब ये याद रखना कि स्टैट्यूटरी डेडिकेटेड बॉडी है, किसके लिए है? तो भाई वुमेन के लिए होगा, ये वुमेन्स के राइट्स के लिए, क्लियर है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल गार्डियन है किसकी? वुमेन्स की सोशल और इकोनॉमिक एडवांसमेंट के लिए। तो ये चीज याद रखेंगे। मैंने डायरेक्टली यहाँ पे पढ़ दिया क्योंकि यही चीजें बार बार गोल गोल घूमती रहेंगी। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम जल्दी से इस चैप्टर को खत्म करते हैं। मतलब जल्दी से इन द सेंस की घबराहट में नहीं, जितनी इसकी जरूरत है एग्जाम के हिसाब से उतना समय देते हुए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओरिजिन्स एंड एस्टैब्लिशमेंट क्या हुआ? तो देखिए क्या होता है कि कमिटी बनाई जाती है 1974 में, और इस कमिटी ने रिकमेंड किया कि एक कमीशन बनाना चाहिए वुमेन्स के लिए भी अलग से। जो भी कमीशन चल रहे हैं हमारे जैसे भी चल रहे हैं उसमें एक और एक्स्ट्रा कमीशन आप बना दीजिए। तो देखिए, कमिटी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया फर्स्ट रिकमेंडेड अ डेडिकेटेड नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो कमिटी बनी थी 1974 में उसने क्या कहा था? तो कहा था कि एक नेशनल कमीशन बना दिया जाए वुमेन के लिए। या पहली बार नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन का डिमांड कब हुआ था किसी कमेटी के द्वारा? तो 1974 में। फिर क्या होता है 1988 में? नेशनल प्रोस्पेक्टिव प्लान फॉर वुमेन अलोंग विथ सेवरल इंटरवेनिंग कमिटीज रिट्रीटेड द रिकमेंडेशन। कुल मिलाकर के क्या हुआ कि फिर से इसकी डिमांड आई। आप ऐसा समझ लीजिए, बहुत जरूरी ये वाली चीज तो नहीं है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। और फिर क्या होता है कि पार्लियामेंट ने 1990 में एक्ट पास कर दिया। तो यहां पर हमें दो चीजें याद रखना है। 1974 में पहली बार डिमांड, 88 में भी ठीक ठाक डिमांड चलता रहा। और उस डिमांड का असर ये हुआ कि 1990 में हमारी पार्लियामेंट ने एक लॉ पास कर दिया या एक एक्ट पास कर दिया। ठीक है, जिसको क्या बोला गया? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990। क्लियर है? प्रोवाइडिंग द लीगल फाउंडेशन। और लीगल फाउंडेशन में ये कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन नहीं है, यह पार्लियामेंट के एक्ट से बन रहा है। और आप इतने दिनों से मुझसे सुन रहे हैं कि जो भी कोई कमीशन या ऐसी बॉडी जो पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी बॉडी। तो यहां से ये तो कंफर्म हो गया कि जो हमारी बॉडी है ये कैसी होगी? एक स्टैट्यूटरी बॉडी होगी। इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है कि यहां पर लॉ पास हुआ और लॉ पास होते ही तुरंत बन जाए ये तो जरूरी है नहीं। तो ये बनता है 1992 में। द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वाज फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड एज एन ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड। अब आप जानते हैं ये नोडल मिनिस्ट्री जो है वुमेन और चाइल्ड का, ये 2006 से आया है। क्लियर है? तो आप ये भी याद रखना कि 2006 से ये अलग से एक मिनिस्ट्री बनाया गया है। इसका जो नोडल मिनिस्ट्री है वो आज जो वर्किंग है ये 2006। क्योंकि क्या होता है कई बार जब हम पढ़ रहे होते हैं ना तो हमारे दिमाग में वो चीजें होती है कि अच्छा 1990 में हमने एक देखा था, 1992 में एस्टैब्लिशमेंट हुआ था और इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन है? वुमेन एंड चाइल्ड है ना। तो क्या होगा कि यही होगा, मतलब वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री ही काम कर रहा होगा। तो नहीं, आप याद रखेंगे कि नोडल मिनिस्ट्री जो है वो एट प्रेजेंट है वुमेन एंड चाइल्ड, और इसको सेपरेट बॉडी वुमेन एंड चाइल्ड के लिए कब बनाया गया था एक वो मिनिस्ट्री? तो ये मिनिस्ट्री आई है 2006 में। तो आप ऐसा याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके पहले मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है उसके अंदर काम कर रहा था। ठीक है, या ह्यूमन राइट डेवलपमेंट आप ऐसा समझ लीजिए, सॉरी ह्यूमन रिसोर्स बोल दिया मैं, ह्यूमन राइट डेवलपमेंट के साथ या ये काम कर रहा था। ठीक है, तो डेवलपमेंट इसका याद रखेंगे आप। अब इसमें क्या हुआ? अनलाइक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सच एज द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एंड द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन derived its authority entirely from a parliamentary status, making it statutory not constitutional body। हमने पढ़ लिया कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की जरूरत तो हर लाइन में मुझे नहीं लगता कि होगा। अब आप बोलेंगे कि मैं उड़ा रहा हूं तो उड़ा नहीं रहा हूं, जहां पे जितना जरूरत है इस चैप्टर की, जितनी मतलब अहमियत है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उस हिसाब से पढ़ा रहा हूं। हाँ इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि वुमेन कमीशन कब आया, पहली बार रिकमेंडेशन कब हुआ, स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, कितने मेंबर होते हैं, चेयरमैन कौन है, कैसे होंगे। ठीक है,
तो ये चीजें हमसे पूछी जाएंगी, इतना अगर पढ़ लिया तो समझ लेना काम हो जाएगा। कितने पॉइंट्स दिए गए हैं, इसको क्या कौन कौन से काम ये करते हैं, तो ऐसी चीजें पूछी जाती हैं। तो जहां फोकस करने की जरूरत है मैं बराबर फोकस करूंगा, जहां पर मुझे थोड़ा लगता है कि बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है, लगता है कि मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उन चीजों को हम थोड़ा सा यहाँ पे छोड़ेंगे, क्योंकि कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सो पढ़ना पड़ता है और कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिनको बहुत इन डेप्थ पढ़ना होता है। तो मेरे हिसाब से ये ठीक ठाक है, पढ़ लेते हैं। तो लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल बेसिस क्या है, बेसिस क्या है, तो देखिए इसका लीगल और इंस्टीट्यूशनल बेसिस ये है कि द एनसीडब्ल्यू मतलब नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इज क्रिएटेड अंडर द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990। हमने पढ़ लिया अभी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट पास किया पार्लियामेंट ने कब, 1990 में, और 92 में ये बना। क्लियर है। इट इज एन ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी इंडिपेंडेंट इन फंक्शनिंग बट स्टैब्लिश्ड थ्रू लेजिस्लेशन, ये हम पढ़ चुके हैं। तो आपसे पूछा जाएगा क्या है, तो ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी, हाँ ये ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी है, हमारे पार्लियामेंट के एक लॉ से या एक एक्ट से बनाया गया है। क्लियर है। कब पास हुआ था, 1990 में। बनाया कब गया ये कमीशन, 1992 में। 1990 और 1992 की बात कर रहा हूं मैं, इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान दे लेना। नोडल मिनिस्ट्री क्या है, द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इज द नोडल मिनिस्ट्री ओवरसीइंग द एनसीडब्ल्यू। क्लियर है। Annual reports are submitted to the central government, which then table them before parliament along with an action taken report। अब कुल मिला के वही मेमोरेंडम वाली बात हो रही है कि मेमोरेंडा होगा, बैठ करके डिसाइड होगा, डिबेट होगा, डिस्कस होगा कि जो भी नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन है उसके रिकमेंडेशन को, कौन कौन से रिकमेंडेशंस को हमने एक्सेप्ट नहीं किया है, और नहीं किया है तो उसके पीछे कारण क्या है। क्लियर है। ये इनको पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ेगा, है ना। तो ये चीजें हैं किस मिनिस्ट्री के अंदर, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर ये काम करता है। नोडल मिनिस्ट्री किसका है, एनसीडब्ल्यू का। तो आप याद रखेंगे कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है ये। ठीक है। अब देखिए कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ एनसीडब्ल्यू, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि वुमेन के डेवलपमेंट के लिए, हम जानते हैं सदियों से वुमेन की जो स्थिति है भारत में वो बहुत मतलब सही तो नहीं है। कभी सती प्रथा देखा हमने, कभी हमने पढ़ाई से उनको मना करते हुए देखा, कभी डॉरी, तो कभी कुछ चलते ही रहता है समाज में। घरेलू हिंसा, ये सारी चीजें महिलाओं के साथ मतलब डेली कहीं ना कहीं समाज में महिलाएं आज भी फेस कर रही हैं। इस चीज के लिए गवर्नमेंट को मतलब कड़ा एक्शन लेना चाहिए। हाँ, नो डाउट। अब आप बोलेंगे कि सर कई जगह पे ऐसा भी देखा हमने कि इनको जो पावर मिले हुए उसका मिसयूज भी हो रहा है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस अभी भी स्थिति ठीक नहीं है महिलाओं का। ठीक है, तो इस पे काम करना पड़ेगा। तो द कमीशन वॉज स्टैब्लिश्ड विथ अ क्लियर 3 pronged मैंडेट दैट गाइड्स ऑल इट्स एक्टिविटीज। तो 3 इसके वो हैं, देखिए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो ये क्या क्या है, पहला है प्रोटेक्ट एंड प्रमोट सेफ गार्डिंग वुमेन्स फंडामेंटल राइट्स बाई रिव्यूइंग कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजंस, आइडेंटिफाइंग गैप्स एंड रिकमेंडिंग रिमेडियल मेजर्स टू द गवर्नमेंट। क्लियर है। कुल मिलाकर के महिलाओं के अधिकारों की हम बात कर रहे हैं कि उनके अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जो है वो सेफ रहे। अगर किसी वजह से नहीं मिल रहा है उनको तो क्या कारण है, उसके लिए गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस देना कि भाई ये काम कर लीजिए, महिलाओं के राइट सेफ हो जाएंगे, ऐसा ऐसा मेजर्स उठा लीजिए। कई बार वो मतलब बोल देते हैं हाँ इस चीज के लिए पनिशमेंट दीजिए और इस चीज के लिए प्रमोटरी कुछ लगा दीजिए जिससे उनके राइट्स मिलने लग जाए। जैसे मैं चाहता हूं कि सभी महिलाएं पढ़ें, मैं क्या, गवर्नमेंट चाहती है, तो महिलाओं को अलग से साइकिल वितरण होने लग जाता है, कभी कुछ एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं ताकि एटलीस्ट आप जानते होंगे सभी लोग कि जो भारत की पहली महिलाओं के लिए जो टीचर हैं वो हैं सावित्रीबाई फुले। उनने क्या कहा था, बच्चियों को घर में पढ़ाने के लिए उल्टा पैसा देती थी। जब बच्चियां पढ़ने आती थी ना तो वो उनको पैसे देना पड़ता था, क्योंकि घर वाले जाने ही नहीं देते थे उनके पास पढ़ने के लिए, कि पढ़ने आओगे तो कमाएंगे कब हमारे बच्चे अगर पढ़ने जाएंगे। तो ऐसी स्थिति थी भारत की। तो देखिए ग्रेवियंस रिडर्सल, कुल मिलाकर के जो कंप्लेंट्स वगैरह हुए हैं उनका सही साठ जल्दी से निपटारा हो जाए। इसलिए जल्दी से मतलब ऐसा नहीं कि गलत निपटारा हो, सही साठ निपटारा हो जाए। मैं बार बार टर्म सही यूज कर रहा हूं, आप ध्यान देना, क्यों कि लेंदी प्रोसेस में जाएगा तो फिर वो क्या होगा, 10 साल केस चल रहा है फिर खत्म हो रहा है, तो ऐसी चीजें नहीं। तो देखिए फैसिलिटेट टाइमली रिड्रेसल ऑफ इंडिविजुअल एंड सिस्टमेटिक कंप्लेंट्स रिगार्डिंग वायलेशन ऑफ वुमेन्स राइट्स। क्लियर है। नॉन इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड पॉलिसी नॉन कंप्लायंस। क्लियर है। कुल मिलाकर के ये बोल रहे हैं कि रिड्रेसल मतलब जो भी प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन तुरंत मिल जाना चाहिए। कैसे, जो ह्यूमन राइट से मतलब वुमेन राइट से संबंधित है
और क्या है, वायलेशंस जो भी हैं इनके साथ होने वाले इनके वुमेन राइट में, या कोई भी ऐसा लॉ है जो इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है सही साथ, उसके लिए क्या होगा, उसका जल्दी से कोई सॉल्यूशन मिल जाए तो बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सबसे ज्यादा जरूरी है महिलाओं के लिए। अगर उनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं बनेंगे, तो बार बार उनको दबाया ही जाएगा। देखिए, एक्सेलरेट वुमेन्स डेवलपमेंट बाय पार्टिसिपेटिंग इन प्लानिंग प्रोसेसेस, evaluating progress under union and state schemes and advising on policy matters। क्लियर है, जो भी कोई पॉलिसी वगैरह बनाया जाएगा तो उसमें ध्यान रखा जाएगा कि महिलाओं के लिए क्या स्टेप लेना है, जैसे उनका ग्रोथ हो जाए, इकोनॉमिकली वो स्ट्रांग होने लग जाए। जैसे मान लो कि कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो आप जानते हैं गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्शन लिए भी हैं, 33% का रिजर्वेशन है, आप जानते हैं वुमेन्स को। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जहां पर इनको सोशली और इकोनॉमिकली दोनों ही स्ट्रांग करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए कंपोजिशन ऑफ एनसीडब्ल्यू मतलब नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में कंपोजिशन क्या होगा, तो बट ऑब्वियसली एक चेयरमैन होंगे, याद रखिए। उसके बाद क्या होगा, 5 मेंबर होंगे, और मेंबर कुछ ऐसे हैं जो सेक्रेटरी, मतलब एक सेक्रेटरी मेंबर होंगे, ऐसे याद रखना आप, तो काम हो जाएगा। तो देखिए चेयरमैन कौन होंगे, अ पर्सन कमिटेड टू द कॉज ऑफ वुमेन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, याद रखना, अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, याद रखना। सर्व एज द पब्लिक फेस एंड चीफ स्पोक पर्सन ऑफ द कमीशन, क्लियर है, मतलब एक चेयरपर्सन होंगे जो मेन स्पोक पर्सन होंगे, जवाब देंगे, कुछ भी अगर जरूरत लगेगा तो, या मेन जो हमेशा दिखेंगे, ऐसा आप समझ लीजिए। जैसे हमारे गवर्नमेंट के चीफ स्पोक पर्सन कौन होते हैं, आप जवाब दीजिए, ये आपका होमवर्क है क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है। 5 लोग कहां से आएंगे भाई, तो ड्रॉन फ्रॉम फील्ड इंक्लूडिंग लॉ, ट्रेड यूनियंस, यूनियनमस और वुमेन्स वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर, एट लीस्ट 1 मेंबर ईच मस्ट फ्रॉम SC एंड ST कम्युनिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि इसमें से क्या है, SC और ST कम्युनिटी को इंक्लूड करना मैंडेटरी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और कहां कहां से आएंगे भाई, तो जिसको किसका लॉ का ज्ञान हो, किसी तरीके से ट्रेड एनोनिमस का ज्ञान हो, कोई ऐसे लोग जो वुमेन के लिए काम कर रहे हो, वुमेन के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हो, उसके शिक्षा से संबंधित हो, तो ये मतलब एक्सपर्ट लोगों को बुलाया जाएगा, जिससे क्या होगा कि महिलाओं का ग्रोथ हो सके। ऐसा नहीं कि किसी को भी उठा करके बैठा दिया, ठीक है। आइदर एन एक्सपर्ट, अब ये मेंबर सेक्रेटरी कौन होंगे, आइदर एन एक्सपर्ट इन मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और सोशियोलॉजिकल मूवमेंट, क्लियर है, ये 3 में से कोई भी हो चलेगा, और अ सिविल सर्वेंट फ्रॉम द यूनियन और ऑल इंडिया सर्विसेज, क्लियर है, या कोई सिविल सर्वेंट हो या ऑल इंडिया सर्विसेज से किसी को बुलाया जाए, इसमें से कोई भी एक पर्सन को हम क्या बोल देंगे, मेंबर सेक्रेटरी बना देंगे, क्लियर है। तो ये चीजें हैं। ऑल मेंबर्स इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन आर नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, क्लियर है। ये पूछा जाएगा आपको कि इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, तो मिनिस्ट्री एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा जितने भी मेंबर हैं सबको नॉमिनेट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इनका अपॉइंटमेंट किया जा रहा है। टेन्योर एंड कंडीशन, तो देखिए यहाँ पर अपर एज लिमिट कहीं भी नहीं मेंशन है बुक में, मैंने बहुत सारी बुक्स देखी और इतने दिन से पढ़ा भी रहा हूं, तो मुझे मतलब सालों से पढ़ा रहा हूं, तो अपर एज लिमिट नहीं है। हाँ ये है कि एक टर्म में 3 साल के लिए आएंगे, ठीक है, कौन, चेयरपर्सन और मेंबर्स और सेक्रेटरी सभी लोग। तो जितने भी मेंबर, चेयरपर्सन और सेक्रेटरी हैं वो सब 3 साल के लिए आते हैं, अपर एज लिमिट मेंशन नहीं है, याद रखेंगे। अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, किसके थ्रू, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड। इसीलिए मैंने जस्ट पिछले स्लाइड में बहुत तेजी में पढ़ के निकाल दिया, क्योंकि यहां पर वो चीज बहुत क्लियरली मेंशन की है हम लोगों ने। तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, किसके थ्रू, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड के द्वारा इन सभी लोगों का अपॉइंटमेंट किया जाता है, ठीक है। ग्राउंड फॉर रिमूवल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो कुल मिलाकर के सबसे पहले तो ये याद रखो कि रिमूवल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब हटाएगा कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है पावर इनको हटाने का, पहली बात। किस बेसिस पे, तो कुछ बेसिस हैं, उसी बेसिस पे हटाए जा सकते हैं, जैसे पहले एडजस्ड एज इंसॉल्वेंट, क्लियर है, ये दिवालिया घोषित हो जाए। कन्विक्शन फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल टर्पाइट्यूड, तो कुल मिलाकर के क्या है कि ये
मोरल किसी ऐसे तरीके से मतलब गलत ढंग से कुछ काम कर दें या गलत काम करते हुए मिले तो फिर इनको हटाया जाएगा, ठीक है। कन्विक्शन होना चाहिए उसमें। डिक्लेयर्ड ऑफ ऑन साउंड माइंड बाई कॉम्पिटेंट कोर्ट, कुल मिलाकर के कोर्ट के जांच के बाद बता दिया जाए कि दिमागी हालत ठीक नहीं है, अनसाउंड माइंड हो गए हैं, तो हटा दिए जाएंगे। रिफ्यूजल और इनएबिलिटी टू एक्ट एज अ मेंबर, क्लियर है, तो कैपेबल नहीं हो अपने मेंबरशिप के फॉर्म में काम करने के लिए तो भी हटा दिया जाएगा। एब्सेंस फ्रॉम 3 कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग विदाउट वैलिड रीजन, कुल मिलाकर के बिना अप्रूवल के या बिना कोई इंफॉर्मेशन के अगर 3 मीटिंग में लगातार गायब हैं तो मान लिया जाएगा कि ये अब गायब है, ऐसे याद रखिए। एब्यूज ऑफ ऑफिस पोजीशन इन मैनर कंट्रेरी टू पब्लिक इंटरेस्ट, क्लियर है, कुल मिलाकर के ऑफिस में बैठ करके ये कुछ गलत काम कर रहे हो, अपने एब्यूज ऑफ पावर को कर रहे हो, कुल मिलाकर के जिस चीज के लिए बुलाया गया उस वो काम नहीं कर रहे हो तो इनको हटा दिया जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फंक्शन क्या है इनका, तो द कमीशन ऑपरेट्स, मतलब नेशनल वुमेन कमीशन का फंक्शन क्या है, तो कमीशन ऑपरेट्स अंडर 14 पॉइंट स्टैट्यूटरी मैंडेट्स, तो ये याद रखना कि कितना काम कितने मैटर पे काम करते हैं, मतलब मैंडेटरी है कि 14 मैटर पे तो काम करेंगे ही, तो 14 पॉइंट्स इनको दिया गया, ठीक है। मैंडेट स्पैनिंग इन्वेस्टिगेशन, एडवोकेसी, रिसर्च, प्लानिंग एंड लिटिगेशन सपोर्ट, क्लियर है, तो ये इनका काम है। 14 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई कितने, इसमें ये भी पूछा जाएगा कि वर्किंग में कितने हेड्स हैं, यहीं पे याद रख लो। 14 पॉइंट दिया गया किसके लिए, इनके फंक्शंस के लिए, और वर्किंग में 23 हेड्स हैं, तो ये भी आपसे पूछा जाएगा, तो यहीं पे इसको मेंशन कर लो, क्वेश्चन हो सकता है पूछा जाए कि कितने हेड्स हैं, तो कंफ्यूज मत होना। तो 23 हेड्स दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, मतलब जो फैक्चुअल एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं उसको मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर कि आपका काम हो जाए। इन्वेस्टिगेशन, तो इन्वेस्टिगेटिव एंड एडवाइजरी फंक्शंस ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, क्लियर है, बार बार मेंशन कर रहा हूं कि कहीं क्या मालूम पढ़ते पढ़ते आपका ध्यान कहीं और चला जाए। इन्वेस्टिगेशन एंड मॉनिटरिंग, कुल मिलाकर कोई मैटर है तो उसको इन्वेस्टिगेट करना और उसका ध्यान रखना, ठीक है। लीगल रिव्यू एंड रिकमेंडेशंस और पॉलिसी एडवाइजरी, क्लियर है, 3 तरह के इनके मेन इन्वेस्टिगेटिव और एडवाइजरी इनका फंक्शन है। तो देखिए इन्वेस्टिगेशन एंड मॉनिटरिंग फंक्शन में क्या है, इन्वेस्टिगेट्स मैटर रिलेटिंग टू सेफगार्ड प्रोवाइडेड फॉर वुमेन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर लॉज, कुल मिलाकर के कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए या लॉ के दायरे में रहते हुए जो भी अधिकार महिलाओं को मिले हैं उनका इन्वेस्टिगेशन करना कि क्या उनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है, क्लियर है। देखिए एग्जामिन्स implementation of legislation protecting women and takes up cases of rights violation, क्लियर है, ये देखा जाएगा कि भाई किस वजह से उनके राइट्स का वायलेशन हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कब हो रहा है और कैसे हो रहा है, और उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि उसके बाद फिर क्या करेंगे, पॉलिसी में एडवाइस करेंगे, तो फिर जब तक इन्वेस्टिगेट नहीं होगा, मॉनिटर नहीं किया जाएगा तो एडवाइस कैसे किया जाएगा, तो ये चीजें हैं इनका, ठीक है। लीगल रिव्यू एंड रिकमेंडेशंस क्या है, रिव्यू एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजन अफेक्टिंग वुमेन, क्लियर है, रिकमेंड्स लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स टू रिमूव inadequacy, loopholes and discriminatory provisions, क्लियर है। कुल मिलाकर के ये देखा जाएगा कि भाई कौन कौन से प्रोविजंस हैं, कैसे काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं कि नहीं, कोई ऐसा लीगल प्रोविजन तो नहीं आ गया जो वुमेन को अफेक्ट कर रहा है, और कर रहा है तो उसको फिर किस तरीके से चेंज करना चाहिए, और क्या है भाई, तो कोई लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट हुआ है या कोई ऐसे लूपहोल्स बच गए हैं जिसमें महिलाओं को प्रताड़ना का झेलना पड़ रहा है, दिक्कत झेलना पड़ रहा है, तो उन चीजों को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। देखिए अब सब कुछ को रीड कर लिया, इन्हें देख लिया, रिकमेंड कर दिया, तो पॉलिसी जब बनेगा तो उसको एडवाइस करेंगे कि नहीं कि भाई हमारे ये रिकमेंडेशंस थे, लीगल रिव्यू हमने ये किया है, जो लॉ आपने बनाया इसमें ये लूपहोल्स हैं, तो फिर क्या करेंगे, एडवाइजेस द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन ऑल पॉलिसी मैटर्स रिलेटेड टू वुमेन इंक्लूडिंग लेबर, हेल्थ, एजुकेशन, लैंड राइट्स एंड सोशल वेलफेयर स्कीम्स, कुल मिलाकर के कोई भी लॉ जब बन रहा है जिसमें महिलाओं को इंक्लूड होना चाहिए, जैसे कि लेबर हो, मतलब आप जानते हैं बताने की जरूरत नहीं है, हेल्थ और एजुकेशन से रिलेटेड हो, लैंड राइट्स से रिलेटेड हो, या सोशल वेलफेयर स्कीम्स जब बनाए जाएंगे तो उसमें महिलाओं को क्या अधिकार दिए जाएं, कैसे दिए जाएं, या क्या किया जाए कि महिलाओं को उनके अधिकार मिल जाएं, ये पूरा इनका काम है, एडवाइस करना पॉलिसी मेकिंग के समय। देखिए
ग्रेवियंस रिड्रेसल, रिसर्च एंड प्लानिंग ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो ग्रेवियंस रिड्रेसल, द एनसीडब्ल्यू लुक्स इनटू कंप्लेंट्स इन्वॉल्विंग deprivation of women's right, non-implementation of law for women's protection, non-compliance with policies and schemes। अब ये ध्यान रखना कि क्या बोल रहे हैं। तो complaints can be received verbally, in writing or through suo motu action by the commission itself। अब देखिए ये क्या है भाई, जो भी प्रॉब्लम्स है उनको तुरंत सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। किस बेसिस पे? तो या तो कोई वर्बली जाकर के बता दे कि देखो भाई वहां पे मैंने देखा है वुमेन राइट का वायलेशन हो रहा है, तो भी ये दौड़ के आ जाएंगे, ठीक है। या कोई रिटन कंप्लेंट दे दे तो भी आ जाएंगे। या मान लो इनको पता चला कि कोई जेल है या कोई ऐसा जगह है जहां पर महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, खुद ही सो मोटो अपने मतलब सेल्फ कंसेंट से, खुद के ज्ञान से या खुद की भावनाओं से इनको लगता है कि नहीं वहां जांच करना चाहिए, हो सकता है ये ऐसा जगह है जहां पर महिलाओं के अधिकार के साथ हनन हो रहा हो या कुछ गलत हो रहा हो। आप जानते हैं कई बार वुमेन कमीशन का जाकर के लोग चेक करते हैं कि जेल वेल में सही से रखा जा रहा है उनको या नहीं रखा जा रहा है, इनह्यूमन कंडीशन में तो नहीं रखा जा रहा है। तो ये सारा काम इनका होगा। क्लियर है? तो क्या इम्प्लीमेंटेशन जो लॉ के अकॉर्डिंग चीजें हैं वो मिल रही हैं उनको, क्या उनको ह्यूमन कंडीशन के साथ रखा जा रहा है जेल में, डिटेंशन सेंटर में। डिटेंशन मतलब किसी कारण से अगर डिटेन करके रखा गया है तो, ऐसे तो डिटेन किसी को कर नहीं सकते हैं। क्लियर है? रिसर्च एंड प्लानिंग, तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है वो कंडक्ट स्टडीज ऑन डिस्क्रिमिनेशन एंड एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन। कुल मिलाकर के ये स्टडी करते हैं कि भाई क्या कारण है कि महिलाओं के साथ एट्रोसिटी हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है। अब आप जानते हैं डिस्क्रिमिनेशन कई तरीके से होता है, सास बहू का भी होता है, आप देखे होंगे, और ज्यादातर टाइम महिलाओं को डिस्क्रिमिनेट कई बार महिलाएं ही कर देती हैं, ठीक है। अंडरटेक्स रिसर्च टू आइडेंटिफाई ऑब्स्टेकल्स इन वुमेन्स एडवांसमेंट, ठीक है। ये देखेंगे कि भाई कौन से वो ऑब्स्टेकल्स हैं, कौन सी बाधाएं हैं जो महिलाओं को अपग्रेड होने में, आगे बढ़ने से रोक रही हैं, ठीक है। पार्टिसिपेट्स इन द सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग प्रोसेस फॉर वुमेन, कितनी बार पढ़ लिया नहीं बताऊंगा। इवेलुएट्स डेवलपमेंट प्रोग्रेस अंडर यूनियन एंड स्टेट प्रोग्राम्स। क्लियर है? तो ये बताएंगे कि भाई जो डेवलपमेंट प्रोग्रेस है केंद्र सरकार और राज्य सरकार में वो कितना हुआ है, महिलाएं डेवलप्ड हुई भी हैं कि नहीं हुई हैं, और नहीं हुई है तो फिर से वही रिकमेंडेशन खेला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंस्पेक्शन, लिटिगेशन एंड रिपोर्टिंग। तो देखिए इंस्पेक्शन पावर क्या है इनका, द एनसीडब्ल्यू मतलब नेशनल कमीशन फॉर वुमेन मे इंस्पेक्ट जेल्स, रिमांड होम्स एंड अदर इंस्टीट्यूशन वेयर वुमेन आर डिटेन्ड और हाउस्ड। मैंने अभी आपको बताया था कि इनके पास पूरा पावर है कि ये जाकर के कहीं भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं। किसको? तो ऐसे जगह जेल में, ठीक है, रिमांड होम हो गया या अदर इंस्टीट्यूट, कोई भी ऐसा संस्थान हो गया जहां पर वुमेन को रखा गया है या जहां पर उनको रोका गया है। क्लियर है? टू असेस कंडीशन एंड इंश्योर कंप्लायंस विथ राइट बेस्ड स्टैंडर्ड्स। कुल मिलाकर के उनके सारे राइट्स उनको वहां पे मिले हुए हैं, उसी राइट बेस्ड स्टैंडर्ड पे रखा गया है या इनह्यूमन कंडीशन में रखा गया, मारपीट किया जा रहा है, घसीटा जा रहा है, खाना नहीं दिया जा रहा है, पानी नहीं दिया जा रहा है या बदसलूकी की जा रही है, कुछ भी किया जा रहा है तो उसका ये जांच कर सकते हैं। ठीक है। लिटिगेशन सपोर्ट, द कमीशन कैन फंड लिटिगेशन इन केस that involve issue affecting a large number of women, enabling access to justice for those who cannot bear legal cost। कुल मिलाकर के कई बार क्या होता है कि महिलाएं इतनी प्रताड़ित हो जाती हैं, इतनी कमजोर हो जाती हैं कि देखो उनके पास कई बार क्या होता है कि बेचारी कमाती नहीं है। अब कमाती नहीं है तो क्या होगा, बेचारी तो नहीं है, अब कमाती नहीं है, अब कमाती नहीं है तो वो डर के मारे कोर्ट नहीं जाएंगी। भाई कैसे जाएं? तो भाई उनको कुछ पैसा मिल जाए, मॉनेटरी सपोर्ट मिल जाए, कुछ नहीं वकील ही मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। तो ये कमीशन उनको ये सब प्रोवाइड कर देगा, जिससे ऐसा नहीं कि किसी तरीके से उनके अधिकार वंचित रह जाएं। क्लियर है? तो वैसे लोग जो मतलब अपने अधिकारों से वंचित हो रहे हैं किसी भी कारण से, तो ये कमीशन काम करेगा। ठीक है। रिपोर्टिंग टू पार्लियामेंट, कुल मिलाकर के नेशनल कमीशन फॉर वुमेन सबमिट्स एनुअल एंड स्पेशल रिपोर्ट्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट इज ऑब्लिगेटेड टू प्लेस दीज रिपोर्ट्स बिफोर पार्लियामेंट अलॉन्ग विद द मेमोरेंडम ऑफ एक्शन टेकन। क्लियर है? कुल मिलाकर के अपने वार्षिक रिपोर्ट किसको देंगे? पार्लियामेंट को देंगे, और पार्लियामेंट फिर उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट फिर क्या करेगी?
तो उसको ले जाकर के पार्लियामेंट में रखा जाएगा, पार्लियामेंट में डिस्कशन डिबेट होगा और फिर मेमोरेंडम पास करना होगा। मतलब मेमोरेंडम होगा कि भाई क्या क्या चीजें हमने एक्सेप्ट की और क्या क्या चीजें एक्सेप्ट नहीं की, और नहीं की तो क्यों नहीं की, बस इतनी सी बात है। पावर ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, तो पावर कैसा है, सिविल कोड जैसा है। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन का हमने अभी भी देखा है कि जितने भी कमीशन हैं, ज्यादातर कमीशन के पास सिविल कोड जैसा पावर है। क्यों? क्योंकि वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, किसी को समन कर सकते हैं, एफिडेविट के जो वो हैं वो बुला सकते हैं, किसी विटनेस को बुला सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करवा सकते हैं कि भाई जो उससे रिलेटेड है, तो वो सारी चीजें हैं। ठीक है, तो देखिए, while investigating complaints, the NCW exercise the power of civil court under the code of civil procedure 1908. ठीक है, this gives its proceeding legal weight and enforceability. कुल मिलाकर के इसके पास सिविल कोर्ट का पावर है जब ये किसी चीज का जांच कर रही हो या एग्जामिन कर रही हो। क्लियर है? और किसके तहत है ये? तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, ये याद रखेंगे आप। अब क्या क्या कर सकते हैं ये? तो समन कर सकते हैं, विटनेस को समन करना मतलब बुलाना, किसी भी देश के किसी भी कोने में बुलाया जा सकता है। अगर आपको भी अगर ऐसा कुछ हो गया, लगता है कि नहीं आप विटनेस हैं, आपका वहां होना जरूरी है, तो आपको समन किया जाएगा, बुलाया जाएगा, आपको जाना पड़ेगा। क्लियर है? तो देखिए, समन एंड एग्जामिन एनी पर्सन ऑन ओथ एज अ विटनेस इन द मैटर अंडर इंक्वायरी। क्लियर है? कोई भी मैटर अंडर इंक्वायरी है तो उसके तहत ये किसी भी पर्सन को बुला सकते हैं और सदैव बुला सकते हैं, मतलब ले जाया जाएगा कि चलिए आपको चलना ही होगा। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, रिक्वायर्ड डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट रिलेवेंट टू द इन्वेस्टिगेशन। जो भी इनको डॉक्यूमेंटेशन जरूरत है उसको मंगा सकते हैं, देख सकते हैं, जांच कर सकते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। रिसीव एफिडेविट्स, एक्सेप्ट एंड रिसीव एविडेंस सबमिटेड ऑन एफिडेविट फ्रॉम पार्टीज और विटनेस। आप जानते हैं, ये मैं पिछले बता चुका हूं कि जो भी एफिडेविट हैं उनके विटनेसेस को बुला करके, मतलब एफिडेविट ऑन विटनेस बोलते हैं उसको, बुला करके जांच करना कि क्या वो सही है या नहीं है। क्लियर है? इसके बाद क्या है? रिक्विजिशन पब्लिक रिकॉर्ड्स, ऑब्टेन पब्लिक रिकॉर्ड्स एंड कॉपी देयर ऑफ फ्रॉम एनी कोर्ट, ऑफिस और ऑथोरिटी। बट ऑब्वियस है, इतने दिन से हम लोग रीड किए जा रहे हैं, यही सारी 5-6 चीजें हैं जो गोल गोल घूम रही हैं। इशू कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस और डॉक्यूमेंट्स एज नेसेसरी। ठीक है, तो जो भी अगर लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट है जिनका एग्जामिनेशन करना है या कोई ऐसा चीज है, विटनेस है जिसका अब एग्जामिनेशन करना है, तो वो कर सकते हैं भाई, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, बनाया इसीलिए गया है। तो देखिए, टाइप्स ऑफ कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड। नेशनल कमीशन of women registers complaint across wide spectrum of violation below are major categories handled by the commission। कुल मिलाकर के इतना ही नहीं है, इसके अलावा जो भी महिलाओं से संबंधित, महिलाओं के अधिकार से संबंधित केसेस होंगे वो सब ये सुनेंगे, सबकी जांच करेंगे, सबको देखेंगे। पर मोटे तौर पे जैसे वायलेंस हो गया, कहीं भी आप जानते हैं बहुत ज्यादा होता है, कैसा वायलेंस? रेप हो सकता है, सेक्सुअल असॉल्ट हो सकता है, डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है, मारपिटाई होते रहती है, तो ये चीजें गलत है। ठीक है, अब देखिए, फैमिली डिस्प्यूट आप जानते ही हैं। अब वो डॉरी हरासमेंट हो सकता है, जैसे कि कई जगह पे आप देखते हैं कि डॉरी के लिए महिलाओं को जला तक दिया जाता था, ये तक देखा है हमारे कोर्ट्स ने। तो अगर आप कोर्ट में केसेस निकालेंगे या कोर्ट में जाकर के देखेंगे, हालांकि आपको जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूं, तो आप देखेंगे कि डॉरी के लिए, मतलब दहेज के लिए, दहेज प्रताड़ना किया जा रहा है, मारा जा रहा है कि तेरे घर से बुला ये सामान, पीटा जा रहा है, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो डॉरी हरासमेंट, ठीक है, बाईगेमी, पॉलीगेमी, कस्टडी डिस्प्यूट, तो ये सब देख लेना। ठीक है, सिस्टमेटिक इश्यूज जैसे साइबर क्राइम अगेंस्ट वुमेन। अब आप जानते हैं आजकल, ये तो मेरे को नहीं लगता कि बताने की जरूरत है, वीडियो आया, किसी ने कुछ गलत वीडियो बना लिया वीडियो कॉल उठाने के बाद, और फिर उधर से एक मैसेज आता है कि ये देखो ये आपका वीडियो हमारे पास है, अगर आप इतने रुपए नहीं डालोगे तो ये हो जाएगा। या आप जानते हैं, आप बहुत सारी चीजें होती हैं, महिलाओं को किसी के पास कुछ और, किसी के पास कुछ और, वो परेशान किया जाता है, तो साइबर क्राइम हो रहा है। ठीक है, पुलिस एपैथी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। अब पुलिस के यहाँ कहीं कोई रिपोर्ट लिखवाने पर भाग यहाँ से, तो वो भी नहीं हो सकता, आपको उनके अधिकार को संरक्षित करना पड़ेगा। और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि महिला है, हटाओ इसको, हटाओ, या कुछ भी करके, तो ऐसा नहीं हो सकता, सबके अधिकार बराबर हैं। देखिए, एक्शन ऑन कंप्लेंट्स, हाउ द एनसीडब्ल्यू रिस्पॉन्ड। कुल मिलाकर के नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन जो है वो कोई भी कंप्लेंट पे कैसे रिस्पॉन्ड करती है, तो देखिए, केस असिस्ट, डिटरमाइन पुलिस केस और फैमिली डिस्प्यूट। क्लियर है?
इसके बाद क्या होगा, कंप्लेंट रिसीव्ड, वर्बल, रिटन और सो मोटो, ये हमने पढ़ लिया है पूरा, जस्ट रिवीजन काइंड ऑफ समझ लीजिए कि भाई कंप्लेंट कैसे लेंगे, ये तो वर्बल ले लेंगे, रिटन ले लेंगे, या सो मोटो मतलब कोई आकर के कह जाए कि वहां पे महिला का वो हुआ है, कोई महिला के अधिकार का हनन हो रहा है, या कोई महिला को मार रहा है, पीट रहा है, डॉरी वो हो रहा है, मतलब कुल मिलाकर के डॉरी के लिए, दहेज के लिए प्रताड़ित की जा रही है, ठीक है, या रिटर्न में दे दे, या इनको खुद भी लगे कि यहाँ पे जांच कर लेना चाहिए तो कर लेंगे। एक्शन कैसे लेंगे, तो देखिए, फॉरवर्ड टू पुलिस एंड प्रोवाइड काउंसलिंग। कुल मिलाकर के क्या है, आप समझ गए होंगे भाई, काउंसलिंग करना पड़ेगा महिलाओं को बुला करके, क्या बात थी जो ये हुआ, फिर फैमिली को बुलाना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसका एक प्रॉपर वे होगा, नहीं होगा तो पुलिस कंप्लेंट करके कोर्ट पहुंचाएंगे, उनको सजा दिलवाएंगे जो भी विक्टिम्स हैं। फॉलो अप, अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है किसी भी केस के लिए। भाई अगर आपने, ठीक है, आपके पास केस आ गया, उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया, सुन लिया, जाकर के जांच कर दिए, पुलिस के हत्थे कर दिए, सब कुछ कर दिए, फॉलो अप ले नहीं रहा, पुलिस पैसा लेकर के खत्म कर दी, कई बार होता है ऐसा, तो नहीं होगा। शेयर डाटा विथ स्टेट एंड मॉनिटर आउटकम्स, क्लियर है, जो भी चीजें थी स्टेट के पास डेटा दे दिया जाएगा, और जो आउटकम है वो क्या हुआ, कैसा हुआ, वो देखा जाएगा, ठीक है। द NCW's complaint mechanism is designated to be accessible and responsive. Police case are forwarded for formal investigation. Family disputes are challenged toward conciliation, and counseling and systematic data is shared with the state authorities to drive broader अकाउंटेबिलिटी, क्लियर है। कुल मिलाकर के अगर पुलिस ने या किसी ने कह दिया कि जांच कर लो, जांच हो जाएगा, या मान लो किसी का अधिकार नहीं मिल रहा, महिला पहुंच गई खुद ही, साहब हमारे अधिकार नहीं मिल रहे, चलिए जरा देखिए पुलिस वाले ऐसा कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, तो उसके जांच वाच करना, कंप्लेंट की सुनवाई करना, उसका रिड्रेसल मतलब उसको सॉल्व करना, और सॉल्व करने के बाद जो भी इनने काम किया उसका अपना एनुअल रिपोर्ट सरकार को देना, ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। बस इतनी बातें हो रही हैं यहाँ पर। चलिए, पारिवारिक महिला लोक अदालत, गजब की बात है, PMLA, पारिवारिक महिला लोक अदालत क्या है, तो ये देखिए, एन नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन इनिशिएटिव मॉडल्ड ऑन द लोक अदालत सिस्टम, क्लियर है। हमने लोक अदालत बहुत अच्छे से पढ़ा है, बिना वकील, बिना दलील, बिना पैसा, अरे दलील वलील तो होगा यार, मजाक कर रहा हूं, बिना पैसा, ठीक है, मतलब गरीब से गरीब आदमी, और एक दिन में निपटारा हो जाएगा, या बहुत जल्दी निपटारा हो जाएगा केस का। तो ये लोक अदालत मॉडल पे बनाया गया एक क्या है, पारिवारिक महिला लोक अदालत है, डिजाइन्ड स्पेसिफिकली फॉर द स्पीडी एंड कॉस्ट फ्री रेजोल्यूशन ऑफ फैमिली डिस्प्यूट्स इन्वॉल्विंग वुमेन दैट आर पेंडिंग इन कोर्ट्स, क्लियर है। कुल मिलाकर के ऐसे केसेस जो कोर्ट में पड़े हुए हैं और उनका बहुत समय से सुनवाई नहीं हो रहा है, या कोई ऐसा केस जो कोर्ट से ट्रांसफर भी करवाना चाहता है इमीडिएटली, तो वो करवा करके ये महिला लोक अदालत में आकर के अपनी सुनवाई करवा सकता है, उसको सॉल्व करवा सकता है, बहुत स्पीडी ट्रायल हो जाएगा। वो थोड़ा सा फॉर्मल तरीके नहीं अपनाए जाएंगे कोर्ट वाले, थोड़े इनफॉर्मल तरीके से किया जाएगा, ताकि जल्दी हो जाए, कोर्ट फीस वगैरह से बचा लिया जाएगा, पैसे नहीं लगेंगे, तो चीजें आसानी से हो जाएंगी, ठीक है। की फीचर्स एंड पार्टनर्स, तो ऑर्गेनाइज विद द सपोर्ट फ्रॉम NGOs, स्टेट वुमेन कमीशन एंड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज, क्लियर है। किसके सपोर्ट से किया जाता है, तो भाई बहुत सारे NGOs को बिठाया जाएगा, आप जाकर के देखिए, महिला लोक अदालत जो भी बैठते हैं उसमें NGOs बैठे होते हैं लोगों के काउंसलिंग करने के लिए, भाई क्यों लड़ रहे हो, अच्छे से रह लो ना, जीवन एक ही है, नहीं समझा के देखेंगे, नहीं मानेंगे तो बोलेंगे भगाओ इन दोनों को, दूर करो, ठीक है। तो ऐसी चीजें हो जाएंगी, ये नीचे इसको सजा दो, वो नीचे उसको सजा दो, तो ऐसी चीजें होती हैं। तो NGOs को, स्टेट वुमेन कमीशन को इन्वॉल्व किया जाएगा, लीगल सर्विस अथॉरिटीज को इसमें इन्वॉल्व कर लिया जाएगा, मतलब इनके हेल्प से हो रहा है। प्रमोट कंसिलिएशन एंड वॉलंटरी सेटलमेंट, क्लियर है। एनकरेज रेजोल्यूशन आउटसाइड फॉर्मल कोर्ट प्रोसीडिंग्स, मैंने पहले ही बताया कि वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स को बहुत ज्यादा फॉलो नहीं करेंगे, फॉर्मल कोर्ट प्रोसीडिंग के थ्रू कर दिया जाएगा, मतलब अवॉइड किया जाएगा, इजी वे में सॉल्व हो जाए केस, ऐसी बातें हैं। एम्पावर वुमेन्स इन द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, क्लियर है। इससे क्या होगा, महिलाएं मजबूत होंगी जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के थ्रू, और जल्दी जल्दी जजमेंट आएगा, चीजें ठीक हो जाएंगी, आप ऐसा समझ लीजिए। क्विक रिवीजन की फैक्ट्स एट अ ग्लांस फॉर किसके लिए, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की बात कर रहे हैं हम, एक झलक में नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन हम हमेशा करते हैं कि आखिरी में उसको वन लाइनर फैक्ट जो एग्जाम में आने वाले हैं, यहां से आपके बहुत सारे कवर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या की फैक्टर्स क्या है नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन का। तो एस्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है, 1992, आप जानते हैं 1990 के एक्ट के तहत बनाया गया था। तो गवर्निंग एक्ट क्या है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन 1990, याद रखेंगे।
नेचर कैसा है, तो ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी है, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल। हमने पढ़ा है कि ये पार्लियामेंट के एक्ट से बनाया गया है, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। नोडल मिनिस्ट्री क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, क्लियर है। याद रखेंगे कॉम्पोजिशन कैसा है, तो एक चेयरमैन होंगे, 5 मेंबर होंगे और मेंबर सेक्रेटरी होंगे, ये हमने अभी पढ़ा। SC ST रिप्रेजेंटेशन, मिनिमम 1 मेंबर ईच फ्रॉम SC एंड ST कम्युनिटी, कम से कम एक SC और एक ST से एक इंसान होना ही चाहिए, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। टेन्योर कितना होगा, 3 साल, हमने पढ़ लिया। अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, किसके थ्रू, तो MO मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हमने पढ़ा है। पावर क्या है इसके पास, तो पावर ऑफ सिविल कोर्ट वाइल इन्वेस्टिगेटिंग कंप्लेंट्स, हमेशा नहीं, जब किसी कंप्लेन का इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो तो इस सिविल कोर्ट के सारे पावर को एंजॉय कर सकते हैं, आप ऐसे याद रखना। रिपोर्ट किसको देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रखा जाता है, ठीक है, और फिर उस पर मेमोरेंडम होता है। मैंडेट कितने पॉइंट्स हैं, तो 14 पॉइंट हमने पढ़ा था, स्टैट्यूटरी मैंडेट, ठीक है। और स्पेशल इन्वाइटीज कौन होंगे, तो पारिवारिक महिला लोक अदालत के लोग स्पेशल इन्वाइटीज के फॉर्म में आकर के काम करेंगे, ताकि जल्दी जल्दी स्पीडी ट्रायल हो जाए। तो ये है हमारा मामला पूरा। आगे देखिए, द NCW मतलब नेशनल कमीशन ऑफ फॉर वुमेन, अ क्रिटिकल इंस्टीट्यूशन फॉर वुमेन जस्टिस, ठीक है। द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन remains one of India's most important statutory mechanism for advancing gender justice, क्लियर है। कुल मिलाकर के महिलाओं के जस्टिस के लिए एक बहुत जरूरी संस्थान है, अगर नहीं हो तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। फ्रॉम रिकमेंडिंग लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स टू डायरेक्टली इंटरवेनिंग इन इंडिविजुअल ग्रेवियंस, ठीक है, एंड फ्रॉम इंस्पेक्टिंग डिटेंशन फैसिलिटीज टू फंडिंग कॉम्प्लेक्स लिटिगेशन, ठीक है। द NCW ब्रिजेस द गैप बिटवीन लॉ ऑन पेपर एंड जस्टिस इन प्रैक्टिस, क्लियर है। जो लॉ पेपर में है और जो एक्चुअल में जस्टिस मिल रहा है, उन दोनों के बीच में गैप जो है उसको फिल करने का काम करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके आने से क्या हो गया, स्पीडी ट्रायल होने लगा, महिलाओं का अधिकार सेफ हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हाँ, ये कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन है और इनका होना जरूरी है। आगे क्या है, तो रिव्यूज लॉ, रिकमेंड अमेंडमेंट टू रिमूव डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस, ये रिकमेंड कर देंगे कि भाई ये प्रोविजंस जो है वो महिलाओं के लिए गलत है, इसको रिमूव कीजिए, अच्छे इस तरीके से लगाइए, ठीक है। आगे क्या है, रिड्रेस ग्रेवियंस, जो भी प्रॉब्लम है, सिविल कोर्ट पावर टू इन्वेस्टिगेट एंड रिजॉल्व कंप्लेंट्स, तो कुल मिलाकर के क्या है, जो भी कंप्लेंट्स वगैरह हैं या जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको तुरंत सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आगे क्या है, एडवांस डेवलपमेंट, पार्टिसिपेट इन प्लानिंग एंड इवेलुएट प्रोग्रेस ऑफ वुमेन्स स्कीम, कुल मिलाकर के जब भी प्लानिंग बनाया जाएगा तो इनसे पूछा जाएगा कि भाई वुमेन के लिए क्या, तो वहां पर इनका मेजर रोल प्ले करेंगे, बताएंगे कि भाई यहाँ ऐसे ऐसे डेवलपमेंट होना चाहिए। और दूसरी चीज क्या है कि महिलाओं का प्रोग्रेसिव जो स्कीम बन रहा है वो उसमें कैसे क्या क्या स्कीम में और ऐड किया जाए जिससे महिलाओं का विकास हो सके। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर, एक छोटा सा चैप्टर था, कंप्लीट होता है। बहुत ज्यादा मैंने स्ट्रेच करने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि बहुत दम नहीं है, मतलब दम नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आएगा, पर बहुत ज्यादा चीजें ऐसी नहीं है, फैक्चुअल चीजें थी, तो मैं जबरदस्ती का लेंदी बनाने का कोशिश नहीं किया। हो सकता है कि आप